ऑडियो 2 छात्रों का निर्माण अध्यापक करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्यापक अपनी भूमिका समझें। अध्यापकों का कर्तव्य है कि उनके संरक्षण में शिक्षा पाती हुई जो नई पौधें पल रही हैं उनके वांछित विकास की ओर ध्यान केंद्रित करें और अपने पूरे ईमान के साथ उनके संस्कारों की ऐसी रचना करें कि जब भारत के वे भावी नागरिक समाज में उतरें तो संसार एक साथ चकित होकर भारतीय समाज को आमूल बदलता हुआ देखे। छोटी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों से लेकर उच्चतम कक्षाओं के छात्रों को भी अध्यापक अपने संसर्ग के प्रभाव से आदर्श नागरिक बनाने में बहुत सफल हो सकते हैं। उनके चिंतन तथा स्वभाव में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकना कठिन नहीं। उनकी जिज्ञासा तथा ग्रहणशीलता सहज ही बहुत अधिक होती है। उच्च कक्षाओं के विकसित मस्तिष्क वाले युवकों में हित अहित सोचने की क्षमता आ जाती है। उनमें उपद्रवी तथा विद्रोही प्रवृत्तियां इसलिए ही पनप रही हैं कि उन्हें भला बुरा कहने वाले, रूखे उपदेश देने वाले बहुत हैं, किंतु उनके प्रति संवेदना एवं सहानुभूति रखते हुए उन्हें सही दिशा निर्देश देने की क्षमता तथा इच्छा संपन्न व्यक्ति उन्हें खोजने पर भी नहीं मिलता। अध्यापक इस कमी की पूर्ति बखूबी कर सकते हैं। इसके लिए उनके मनोवैज्ञानिक स्तर एवं उनकी स्नेह की भूख को समझकर समुचित ढंग अपनाने भर की आवश्यकता है। वैसे तो स्कूल के कैरिकुलम में ऐसी बहुत सी विधियां दी होती हैं जिनके द्वारा छात्रों के मनोविकास तथा चरित्र निर्माण में सहायता मिल सकती है, पर अधिक प्रगति तभी होगी जब अध्यापक व्यक्तिगत रूप से इस दशा में कुछ अधिक अभिरुचि लेने लगें, अधिक जिम्मेदारी अनुभव करें और अधिक प्रयत्नशील रहें। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में विचार आंदोलन जगाने के लिए आवश्यक है कि उनकी विचारधारा को उस अशुभ अवांछनीय दिशा में बढ़ने से रोका जाए तो जो अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर अनजाने में ग्रहण कर ली हैं। जिस पद्धति से विद्यार्थी अपने आप को चला रहा है, अध्यापक को चाहिए कि उसका अध्ययन करें और इस बात को समझें कि कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार की जीवन पद्धति अपनाता चला जा रहा है, अपना मनोविकास किस दिशा में कर रहा है। विद्यार्थियों की चित्त प्रवृत्तियों का अध्ययन कर लेने के बाद अध्यापक को चाहिए कि वह अपने छात्रों का विचार संपादन करे, उनके मस्तिष्क से अवांछित विचारों अथवा वृत्तियों को निकाले और वांछित विचारों तथा वृत्तियों की स्थापना करे। विचार संपादन का यह कार्य कठिन तथा समय साध्य प्रतीत हो सकता है और विचार आ सकता है कि कोई अध्यापक पाठशाला भर के सारे छात्रों पर कैसे तो दृष्टि रख सकता है, कैसे उनकी चित्त प्रवृत्तियों तथा विचारधाराओं का अध्ययन कर सकता है और कैसे उनका संपादन कर अवांछनीयताओं को वांछनीयताओं से स्थानापन्न कर सकता है। यह काम तो बड़ा व्यापक और बड़ा कठिन विदित होता है, किंतु बात ऐसी नहीं है। ऐसा तब लगता है जब कोई एक अध्यापक ही यह सारा दायित्व केवल अपने पर समझे। यह कर्तव्य केवल किसी एक अध्यापक का नहीं है और न एक अध्यापक इस बृहद कार्य को कर सकता है। इस विचार अध्ययन तथा संपादन का कार्य स्कूल के प्रत्येक अध्यापक को अपना कर्तव्य समझना होगा और तत्परता से सावधानी पूर्वक उसमें लगना होगा। जब प्रत्येक अध्यापक समान रूप से स्थिति के अनुसार विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों पर दृष्टि रखेगा तो क्रम से सारे विद्यार्थी ही उनकी नज़र के सामने आएंगे, जिससे प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी के स्वभाव से परिचित हो जाएगा। यहाँ पर यह बात भी हो सकती है कि किसी विद्यार्थी के विषय में अध्यापक के बीच विचार वैचित्र्य हो। इस प्रकार वैचित्र्य को समता में लाने के लिए अध्यापकों को आपस में विचार विमर्श करते रहना चाहिए। केवल किसी विद्यार्थी के विषय में विचार समीकरण के लिए ही क्यों, यूँ भी छात्रों के बीच कार्यक्रम के माध्यम से चरित्र निर्माण करने के लिए भी तो अध्यापकों की विचार गोष्ठी होते रहना आवश्यक है। अपनी सामाजिक विचार गोष्ठियों के अवसर पर अध्यापकों को छात्रों में संस्कार सृजन करने के लिए पहले से ही रूपरेखा तैयार करते रहना चाहिए और एक निर्धारित प्रकार से अपना कार्यक्रम चलाना चाहिए। इस प्रकार तथा एक पद्धति से रचनाक्रम को क्रियान्वित करने से विद्यार्थियों पर डाले जाने वाले संस्कार जल्दी जड़ पकड़ने लगेंगे और निर्माण अभियान वेग से चल निकलेगा। अध्यापकों की विचार गोष्ठियाँ किस समय हों और विद्यार्थियों को किस समय क्या शिक्षा दी जाए, इसका निश्चय अध्यापकों को देशकाल के अनुसार अपनी तथा विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार स्वयं कर लेना चाहिए। सारांश यह है कि अध्यापक वर्ग को विद्यार्थियों की चरित्र रचना के काम में ठीक उसी भावना के साथ करने में लगना चाहिए
जिस प्रकार कोई विशाल एवं महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करने के लिए इंजीनियरों तथा शिल्पियों का मंडल विचार करने के उपरांत एक मन तथा एक मत से कार्य में लग जाता है, विद्यार्थियों के रूप में राष्ट्र रचना का कार्य किसी भी उपयोगी स्थापत्य रचना से हजारों लाखों गुना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। बच्चों के जीवन निर्माण की सृजनात्मक प्रवृत्तियां उत्पन्न करने के लिए उन्हें उपयुक्त अनुरूप साहित्य पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में भी इस प्रकार के उपयोगी पाठों की कमी नहीं रहती। इसके अतिरिक्त यदि अध्यापक चाहे और प्रयत्न करे तो न केवल साहित्य अथवा भाषा की पुस्तकों से ही बल्कि भूगोल, इतिहास, गणित आदि विषयों को पढ़ाते तथा समझाते समय भी ऐसे सूत्रों तथा पहेलियों का समावेश कर सकता है जो संस्कार सृजन के उद्देश्य में सहायक हो सकते हैं। किसी भी विषय को किसी दिशा में मोड़कर समझाया जा सकता है और ऐसा कर सकना किसी भी विचारशील अध्यापक की क्षमता परिधि में हो सकता है। तात्पर्य यह है कि कोई अध्यापक कोई भी विषय क्यों न पढ़ा रहा हो, उसको समझाते समय शैली में किसी भी संस्कार के लिए विचारों का पुट दे सकता है। विद्यार्थियों में विषय के प्रति ऊंची भावना जगाते हुए उदात्त मनोवृत्ति का बीज बो सकता है, जो कि आगे चलकर किसी भी दिशा में वांछित फल ला सकता है। इस प्रकार यदि हमारा अध्यापक वर्ग चाहे और प्रयत्न करे तो गिनती गिनाने से लेकर कविता तक हर विषय के माध्यम से विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण का कार्य कर सकता है। भावनात्मक नवनिर्माण के विचार साहित्य की बालोपयोगी पुस्तकें हों यह आवश्यक है, किंतु इतना अनिवार्य नहीं है कि यदि पुस्तकों का अभाव है तो यह कार्य हो ही नहीं सकता। इसका एक सरल सा मार्ग यह है कि अध्यापक स्वयं ही एक बोलती पुस्तक बन जाएं। जिन पढ़े लिखे बालकों में सत्साहित्य पढ़ने की रुचि पैदा हो गई, मानो उनके चरित्र निर्माण का आधा काम पूरा हो गया। अपनी रुचि के स्तर से ही मनुष्य अपना ऊंचा नीचा जीवन क्रम चुन लिया करता है। अध्यापक समुदाय अपनी गरिमा व दायित्व समझें। किसी भी समाज में अध्यापक का अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान होता है। पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य वह न केवल एक सेतु का कार्य करता है, वरन आने वाली पीढ़ी को कल के समाज का नेतृत्व संभालने और उसके गंभीर उत्तरदायित्वों को वहन करने योग्य भी शिक्षक ही बनाता है। यह ठीक है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अपने पुरुषार्थ और अपनी साधना के बल पर ही निर्मित होता है, किंतु मार्गदर्शन शिक्षण का भी अपना महत्व है। अध्यापक नई पीढ़ी के शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य करता है, इसलिए समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में इसीलिए बालक को शिक्षा दी जाती थी, आचार्य देवो भव, अर्थात जो तुम्हारा शिक्षण करता है उसे देवता मानकर सम्मान दो। अध्यापक या शिक्षक को यह सम्मान देने की व्यवस्था अकारण ही नहीं की गई थी। वास्तव में समाज को ऊंचा उठाने और नई प्रतिभाओं को विकसित करने में उस समय के आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। उनके महान दायित्वों को देखकर ही समाज में उन्हें यह प्रतिष्ठा दी जाती थी। अध्यापकों का महत्व आज के युग में भी कम नहीं हुआ है, भले ही वे स्वयं को एक वेतनभोगी कर्मचारी और समाज का उपेक्षित अंग समझते हों, किंतु इससे इनका महत्व या दायित्व कम नहीं हो जाता। शिक्षा का अर्थ आजकल वह नहीं रहा जो प्राचीन काल में समझा जाता था, अर्थात व्यक्ति के समग्र विकास की आवश्यकता। यह आजकल प्रचलित शिक्षा पद्धति से न तो पूरी होती है और न अध्यापक अपने इस महान दायित्व को समझते हैं। यदि समझते भी हैं तो उसे अनुभव नहीं करते। उनकी दृष्टि में अध्यापक का वैसा ही कार्य है जैसा कि किसी क्लर्क या ऑफिस कर्मचारी का काम। स्कूल के घंटों में अपनी ड्यूटी पूरी कर देने, पुस्तक पढ़कर सुना देने अथवा उसकी व्याख्या कर देने भर को ही अध्यापक अपना काम समझते हैं। काम ही नहीं व्यवसाय, जिसके बदले उन्हें प्रतिमास एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल जाती है। वे समझते हैं कि स्कूल में जाकर हम पढ़ा देते हैं, 4-5 घंटे पढ़ाने के बाद हमारा दायित्व पूरा हो जाता है। उसके बाद विद्यार्थी से हमारा कोई संबंध नहीं रहता और ना ही हमारी कोई जिम्मेदारी। कुछ घंटे केवल पढ़ा देने भर से कर्तव्य पूरा हो जाए तथा साल में बहुत सी छुट्टियां मिलने के कारण बहुत से व्यक्ति यह समझते हैं कि अध्यापन सबसे सरल व्यवसाय है और सबसे आराम की नौकरी है, जिसमें काम कम और आराम ज़्यादा मिलता है। अध्यापन के प्रति इस उथले दृष्टिकोण के कारण शिक्षण जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक राष्ट्रीय आवश्यकता को जहाँ व्यवसाय का रूप मिला है, वहीं अध्यापक की गरिमा भी कम हुई है। अध्यापन न तो कोई व्यवसाय है और न बच्चों को अक्षर ज्ञान, विविध जानकारियाँ प्राप्त करा देने जैसा साधारण कार्य है।
यदि अक्षर ज्ञान को ही शिक्षण की संज्ञा दे दी जाए तो इस स्तर का शिक्षण 2-4 महीने में ही पूरा किया जा सकता है। यदि विविध जानकारियों को इकट्ठा कर विद्यार्थियों के सामने ही प्रस्तुत कर देना अध्यापक का कार्य हो तो वह कार्य पुस्तकों के द्वारा भी संभव हो सकता है। उसके लिए वर्षों तक स्कूल जाना और प्रतिदिन घंटों मगजपच्ची करना अनावश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से अध्यापन का यही अर्थ लगाया जाता है और शिक्षक का कार्य इतना भर समझा जाता है। शिक्षा और शिक्षक के महत्व तथा दायित्व को इतने क्षुद्र दायरे में ही सीमित कर देना न केवल अनुचित है वरन उसमें कई हानियां भी हैं। विद्यार्थी और अध्यापक के औपचारिक संबंध, छात्रों द्वारा अध्यापकों की अवहेलना तथा शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के सामने अपनी गरिमा न रखना, छात्र अध्यापक के संबंधों में तनाव, तज्जनित आक्रोश, छात्रों की उद्दंडता और शिक्षकों की कुड़न आदि कई दुस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस कारण उनके आपसी संबंध घनिष्ठ और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व के नहीं बन पाते। यद्यपि आजकल की समुची शिक्षा व्यवस्था ही दोषपूर्ण है, आवश्यकता उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की है। सरकारी स्तर पर इसके प्रयास भी चल रहे हैं। परिवर्तन का प्रारंभ विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व अनुभव करने से होना चाहिए। प्राचीन काल में अध्यापकों या गुरुओं का स्वरूप एक तपस्वी, वत्सलतापूर्ण अभिभावक और व्यक्तित्व के माध्यम से शिक्षा देने वाला ऋषि का होता था, न कि कोई लौकिक आकर्षण। उस व्यवस्था को ज्यों का त्यों पुनः लौटाया नहीं जा सकता, परंतु जिन आदर्शों के आधार पर वह व्यवस्था संचालित होती थी उन्हें तो स्थापित किया जा सकता है। उन्हें तो स्थापित किया ही जा सकता है। आज के युग में आर्थिक आवश्यकताओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पहले गुरुकुलों की व्यवस्था जन सहयोग से ही चलती थी। सहज श्रद्धा से प्रेरित होकर उदारता पूर्वक लोग जो कुछ देते थे उसके अतिरिक्त अपने छात्रों को साथ लेकर श्रम द्वारा जीवनोपयोगी आवश्यकताओं का उत्पादन किया जाता था। अब छात्रों का शिक्षण वेतनभोगी अध्यापक करते हैं। ये भी वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल करते देखे जाते हैं। प्राचीन काल में शिक्षकों, गुरुओं द्वारा इस संबंध में कोई बहुत बड़ी आर्थिक अपेक्षाएं नहीं की जाती थीं। विलासिता के स्थान पर सादगी, सुविधाओं के स्थान पर तपस्वी जीवन ही उनका आदर्श होता था। अध्यापकों का आदर्श भी यही होना चाहिए। उन्हें साधन सुविधाओं की मांग करने, वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के स्थान पर अपनी गरिमा को सार्थक करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए औरों की देखा देखी, प्रतिस्पर्धा और भाग दौड़ में ही अपनी शक्तियां लगाई जाती रहें तो फिर मूल उद्देश्य गौड़ हो जाता है। साधन सुविधाएं बढ़ा लेने पर दूसरों की दृष्टि में बड़ा आदमी भले ही बना जा सकता है, पर उससे महान दायित्व को पूरा करने में कोई सहायता मिलने की अपेक्षा अवरोध ही ज़्यादा खड़े होते हैं। वैसे भी अध्यापकों को कोई ज़्यादा वेतन नहीं मिलता। यदि धन संबंधी आवश्यकताओं का विस्तार किया गया तो उसके लिए दूसरे उपाय काम में लेने पड़ेंगे। स्वाभाविक ही वैसी दशा में मुख्य कर्तव्य से ध्यान हटेगा और उसका परिणाम अच्छा होगा, वह आशा नहीं की जा सकती। अध्यापकों को यह मानकर चलना चाहिए कि उन्हें अपने छात्रों को लेक्चर द्वारा संबंधित विषयों की जानकारी भर नहीं देनी है, बल्कि अपने आचरण और रहन सहन द्वारा उनके सामने एक आदर्श रखना है जिससे वे प्रेरणा ले सकें। वस्तुतः कहने सुनने का इतना प्रभाव नहीं होता जितना कि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से बताने का। अध्यापक यदि अपने चरित्र और व्यक्तित्व द्वारा भी छात्रों को शिक्षा दे सकें तो सुयोग्य नागरिकों के निर्माण की आवश्यकता तो पूरी होगी ही, छात्रों की दृष्टि में भी अध्यापक का स्थान ऊंचा उठेगा और उन्हें श्रद्धा मिलेगी। बहुत से शिक्षक अपने छात्रों के सामने ही ऐसी हीन हरकतें करते रहते हैं जिससे उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है। माता पिता के बाद बच्चा बाहर के किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह अध्यापक ही है। छोटे बच्चे अध्यापकों को उसी श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, परंतु बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह बड़े लोगों के आचरण को अपने विवेक की कसौटी पर कसने लगता है, तो प्रायः शिक्षक के प्रति श्रद्धा भावना पर ठेस ही पहुँचती है। इन दिनों छात्रों में अनुशासनहीनता और उद्दंडता की वृत्तियां भी अधिकांशतः ऐसे कारणों से ही उत्पन्न होती हैं कि उनके सामने ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसके प्रति वे श्रद्धा रख सकें। शिक्षक स्वयं अपने प्रति छात्रों में श्रद्धा उत्पन्न करें। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि अभिभावक भी उनके प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। देखा जाता है कि साधारण सी बातों पर छात्र को डांटा फटकारा भी है तो किसी दुर्भावना से ऐसा नहीं किया होगा, यह विचार करना ही चाहिए।
समझना चाहिए कि अध्यापक ने छात्र को किसी गलती पर उसके हित के लिए ही सख्ती की होगी, किंतु स्वयं अभिभावकों का दृष्टिकोण इस संबंध में साफ नहीं रहता। वे समझते हैं कि अध्यापक एक राजकीय कर्मचारी है जिसे सरकार से वेतन मिलता है। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, हम उसकी पढ़ाई के लिए फीस देते हैं। इससे अधिक विद्यालय से और अध्यापक से हमारे बच्चे का कोई संबंध नहीं है। अध्यापकों, छात्रों और अभिभावकों द्वारा अपनाई जाने वाली इन भ्रांत धारणाओं के कारण अध्यापक को समाज में समुचित स्थान नहीं मिल पाता। प्राचीन काल में अध्यापक अथवा आचार्य आर्थिक दृष्टि से कोई बड़ा लाभ नहीं उठाते थे, परंतु उन्हें शिष्यों से तथा अन्य नागरिकों द्वारा भरपूर सम्मान मिलता था। छात्र तो उनके चरणों में सदा नतमस्तक ही रहते ही थे। माता पिता भी उनका सम्मान करते थे। उस समय समाज में गुरु को आश्रम के अधिष्ठाता को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था, जबकि आज के युग में अध्यापक बहुत ही उपेक्षित व्यक्ति हैं। अध्यापक गण स्वयं अपना महत्व और दायित्व समझें। इसके साथ साथ समाज का भी आवश्यक कर्तव्य है कि वह शिक्षक को समुचित सम्मान और प्रतिष्ठा दें। उनकी दैनंदिन आवश्यकता की पूर्ति का दायित्व शासन पर न छोड़कर स्वयं अपने कंधे पर लें।